हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिफ्लाई यूट्यूब चैनल। और आज फिर से सेकंड लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डाइपोल, विच अगेन बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 1 एंड स्टैंडर्ड 12। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था उसी तरीके से हम इस लेक्चर में भी करेंगे। पहले मैं आपको पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दे दूंगा, उसका अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा। इससे जो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आते हैं जो हम एमसीक्यूज को सोल्व करने में यूज करते हैं वो भी मैं सारे बता दूंगा, और उसके बाद इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे इस एक ही वीडियो में इस पूरे टॉपिक विद क्वेश्चन पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि डाइपोल किसे बोलते हैं। तो डाइपोल जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से बना होता है। When two charges of the equal magnitude and opposite sign are separated at a very small distance, the system is called as a dipole। जब इनको बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर सेपरेट करके इस तरीके से रखा जाए सच दैट दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम हो और साइन ऑपोजिट हो, तो ये जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल। मान लीजिए कि डाइपोल में दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। अब मैं कैसे मान सकता हूं कि ये डिस्टेंस स्मॉल है? मतलब कितना होना चाहिए स्मॉल डिस्टेंस? मतलब 5 मिलीमीटर होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए? कब मैं इसको स्मॉल बोल सकता हूं? मान लो कि अगर कोई मुझे बोल दे कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, बोथ आर सेपरेटेड एट 5 मीटर, तो ये तो उतना छोटा डिस्टेंस नहीं है, 5 मीटर है। तो क्या मैं इसको डाइपोल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? तो किसी भी डिस्टेंस को आप छोटा डिस्टेंस बोल सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फाइंड कर रहे हो। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है और मैं इनसे 1 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, तो फिर ये 5 मीटर जो है वो छोटा डिस्टेंस हो जाएगा और ये दो चार्ज से बनने वाला जो सिस्टम है वो डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा। डाइपोल के जैसे बिहेव करने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², और इसका प्लस KQ/r², और ये दोनों साथ में मिलके इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। हमें पता है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल में होता है। तो ये वो डाइपोल कब बिहेव करेगा? जब इनका सेपरेशन है वो बहुत छोटा हो जाए। किसके कंपैरिजन में? जहां पर हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो मान लीजिए कि r कोई एक डिस्टेंस है जहां पर हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि सेंटर से डिस्टेंस है r। तो इसका कंडीशन ये होता है दैट r शुड बी वेरी 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 ग्रेटर देन 2a, और डाइपोल मोमेंट जो है वो हो जाएगा कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो याद रखिए, वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। इस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दी जाती। तो अभी अगर हम इसको ले ले तो ये प्लस आई कैप में है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Q इंटू 2a प्लस आई कैप। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अभी डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पर और उसके इक्वेटर पर या फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, तो अगेन हम एक डाइपोल यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये है उनका एक्सिस, ये है उनका इक्वेटोरियल लाइन। और अगर मैं इस डाइपोल की वजह से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, और वो r डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पर है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। अगर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर से उसका r वेक्टर है, जो r वेक्टर डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर है, तो यहां पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KP डिवाइड बाय r³ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। ये है फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक्सिस पर फाइंड कर रहा हूं, यानी कि मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी पॉइंट P को खींच के मैं अगर यहां पर ले आऊं तो ये थीटा कितना हो जाएगा? अभी कुछ इस तरीके से थीटा बना है, ये है डाइपोल मोमेंट और ये है r वेक्टर। अगर इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट को मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 0। आप इसमें cos 0 पुट कर दीजिए,
cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट क्या होता है 2, तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा और उसका फॉर्मूला होता है 2kp डिवाइड बाय r। सॉरी, मान लीजिए कि अगर हमें इक्वेटर पर फाइंड करना है या फिर बाइसेक्टर लाइन उसको बोलते हैं, बाइसेक्टर लाइन पर अगर हमें फाइंड करना है तो अगर इसी पॉइंट को मैं खींच कर यहां लेकर जाऊंगा, अभी एंगल ऐसा है, अगर उस पॉइंट को खींच कर यहां लेकर जाऊंगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो उसका मतलब कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बाइसेक्टर लाइन चाहिए तो उसके लिए मुझे इस फॉर्मूला के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 + 1 इज 1, 1 का रूट इज 1, 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो गया kp डिवाइड बाय r। इससे हम ये भी एक और चीज बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वल्स टू 2/1, दोनों का रेशियो kp बाय r क्यूब कैंसल। लेकिन ये कभी होगा जब r सेम होगा दोनों के लिए, अगर हम एक्सिस पर भी उतने ही डिस्टेंस पर फाइंड कर रहे हैं और बाइसेक्टर लाइन पर भी उतने ही डिस्टेंस पर फाइंड कर रहे हैं, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो हो जाएगा 2/1। चलिए, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से। उसके बाद मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक डायपोल है और उस डायपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो पहले हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने उसको इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया एक डायपोल। तो इस डायपोल के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जिसको QE बोलते हैं, और नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो भी QE के जितना ही लगेगा। क्या दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? यस, सेम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या दोनों का चार्ज सेम है? यस, तभी तो उसको डायपोल बोलते हैं। तो क्या दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा? यस, दोनों पर लगने वाला फोर्स जो है वो सेम होगा। तो अगर एक फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल फोर्स 0 हो जाएगा? दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के, तो मैं बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं किसी भी डायपोल को, तो उसके ऊपर लगने वाला F नेट जो है वो ऑलवेज 0 हो जाता है। लेकिन क्या ये दोनों फोर्स मिलके इसको रोटेट करवा देंगे? यस, अगर इसके एक एंड को मैं इस तरफ खींचूं और एक एंड को अगर उस तरफ खींचूं, तो ये ऐसे घूमने लगेगा। जब भी वो घूमने लगता है तब क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क इसमें कितना प्रोड्यूस होता है? इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा PE sin थीटा के जितना, वेयर P इज अ डायपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू सभी जगह पर सेम होगी, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू सभी जगह पर सेम होगी, और थीटा जो है वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यानी कि ये है मेरा डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, तो ये बन गया आपका थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो, या फिर इसको हम P क्रॉस E भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जब हमने डायपोल को रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना लेता हूं यहां पर, ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम हो। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि स्पेसिंग हमने सेम रखा है, इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि स्पेसिंग यहाँ पर कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्पेसिंग यहाँ पर कम ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। स्पेसिंग कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, स्पेसिंग ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। अगर इसके अंदर मैं एक डायपोल को रख दूं, मान लीजिए कि ऐसे मैं एक डायपोल रख देता हूं इसके अंदर, ऐसे मैंने रख दिया। अभी इस डायपोल के ऊपर जो दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेंगे, तो इस फोर्स को मैंने बोल दिया फिर से एक बार QE, और इस फोर्स को भी मैंने बोल दिया -QE, चार्ज माइनस है, डायरेक्शन है इसलिए इस तरह से मैंने बोल दिया। अच्छा, तो अभी क्या दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो सेम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है।
तो जब भी आप किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस डायपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। दैट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर ज्यादा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा, उसका मतलब कि ये डायपोल जो है वो टोटल फोर्स टुवर्ड्स राइट एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है। क्या इसको टॉर्क लगेगा? यस, टॉर्क तो लगेगा ही। टॉर्क कितना लगेगा? तो टॉर्क के लिए आपका जो फॉर्मूला है, चलिए पहले एफ नेट का मैं बता देता हूं आपको। एफ नेट कितना होगा? एफ नेट इसमें होगा P cos थीटा इंटू डीई डिवाइड बाई डी एक्स, जिसमें से dx जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, dx जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, ये हमें याद रखना है। इसका डेरिवेशन है लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप इसको कंपटीशन के लिए याद रख सकते हैं कि इसके ऊपर जो एफ नॉट है वो P cos थीटा इंटू डी डिवाइड बाई dx होता है। इसके ऊपर टॉर्क जो है वो लग रहा है। ये टॉर्क जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस हो सकता है। अगर आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा तो इस केस में भी उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा और इस केस में भी उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क डिपेंड्स ऑन द साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन देयर विल बी नो टॉर्क। तो फिर टॉर्क मैक्सिमम कहां पर हो जाएगा? 90 डिग्री पर। जहां पर साइन थीटा मैक्सिमम होगा टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, जहां पर साइन थीटा मिनिमम हो जाएगा टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो उसी तरीके से क्या इसमें टॉर्क जीरो हो सकता है? हो सकता है। इसमें टॉर्क जीरो हो सकता है? हो सकता है। इसमें टॉर्क नॉन जीरो हो सकता है? हो सकता है। जीरो के अलावा कोई और एंगल कर दो तो नॉन जीरो हो जाएगा। इसमें नेट फोर्स होगा? कभी भी नहीं होगा। इसमें नेट फोर्स होगा? यस होगा, P cos थीटा इंटू डी डिवाइड बाई dx। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला की बात। चलिए उसके बाद मान लीजिए कि मेरे पास एक डायपोल है, उस डायपोल को पहले हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि ये है एक पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। तो अभी डायपोल मोमेंट यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक एंगल है, उस एंगल को बोल दिया मैंने θ1। अभी अगर इसी डायपोल को मैं यहां से थोड़ा सा रोटेट करवाऊं, यानी कि रोटेट करके अगर मान लो कि मैं उस डायपोल को यहां पर लेकर जाऊं ऐसे, तो अभी उसकी जो डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इतना हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा पहले से, वो हो गया θ2। तो मैं डायपोल को बेसिकली यहां से यहां लेकर के गया हूं, रोटेट करवाया है मैंने उसको कुछ इस डायरेक्शन में। पहले ये येलो वाली लाइन पर था, अब ये ग्रीन वाली लाइन पर है। पहले उन दोनों के बीच का एंगल θ1 था, अभी दोनों के बीच का एंगल जो है θ2 है। अगर इस केस में आपको ऐसा पूछा जाए कि इसमें मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा या फिर डायपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, दोनों ही सेम होंगे। जितना मैंने वर्क डन किया है उतनी मेरी एनर्जी जाएगी और उतनी ही एनर्जी डायपोल के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको पूछे कि किसी डायपोल को एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है या फिर इस केस में डायपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा पेज चेंज हो गया क्या? cos θ1 माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस PE cos θ फाइनल माइनस cos θ इनिशियल, लेकिन आगे माइनस लगाना नहीं भूलना है। अगेन इसका भी डेरिवेशन है, टॉर्क के ऊपर से उसका डेरिवेशन होता है इंटीग्रेशन करके। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ये टॉपिक पहले कहीं भी नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं, इसके अंदर इस टॉपिक का पूरा मेमोरी चार्ट आपका बन चुका है। सारे MCQs इसी के ऊपर से सोल्व आपके हो जाएंगे। मैं इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवा रहा हूं। अगर आपने पहले किया हुआ है ये टॉपिक फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका मेमोरी चार्ट शॉर्ट नोट वो बन गया। इसके ऊपर से डायपोल के सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। चलिए ये हो गया वो। अच्छा अभी अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए ये लास्ट फॉर्मूला है ठीक है इस टॉपिक का। अगर मेरे पास ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे पास एक डायपोल पड़ा हुआ है। डायपोल किस तरीके से पड़ा हुआ है? तो पहले वो डायपोल जो है वो ऐसे पड़ा है,
ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए इस डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो थीटा दोनों के बीच का कितना है, 0। तो अगर इस फॉर्मूला में मैं रख दूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो टॉर्क कितना है, 0, यानी कि मिनिमम टॉर्क की पोजीशन में वो अभी है। अगर मैं इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, यानी कि थोड़ा सा इसको यहां से ऊपर उठाकर ऐसे छोड़ दूं, तो ये डायपोल जो है वो क्या करेगा, ये डायपोल इस तरीके से यहां से नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इस तरीके से स्मॉल एंगल पर वो ऑसिलेट करने लग जाएगा, यानी कि उसका जो है वो SHM स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है, ओनली फॉर द स्मॉल एंगल, नहीं तो फिर वो सिंपल मोशन नहीं रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहता है। तो ये छोटे एंगल पर इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। और अगर इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई पीई, जिसमें से ये जो I है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। P इज अ डायपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 पाई तो हमें पता ही है कि कांस्टेंट है। तो ये हो गए डायपोल के सारे फॉर्मूलाज। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चल के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक दो इजी क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्या बोला इसमें, सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस 2.5 into -7 and -2.5 into -7 कूलम, उसको हमने रखा है 0 0 -15 and 0 0 +15। व्हाट आर द टोटल चार्ज इन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी भी डायपोल का टोटल चार्ज क्या होता है, अगर मेरे पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज उसका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज तो डायपोल का 0 ही रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें कुछ टोटल चार्ज दिया हुआ है। टोटल चार्ज इज 0। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल्स टू Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहां पर हमने डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी 2a लिख लिया था, इसलिए हमने यहां पर इक्वेशन में भी सीधा 2a ही रख दिया है, वरना जो भी डिस्टेंस दिया हो वो हमें रखना होता है। तो उसका मतलब कि जो डायपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा चार्ज कैसे रखा है वो भी देख लीजिए। दो चार्ज, एक चार्ज मान लीजिए कि यहां पर -15 पर है, तो एक चार्ज यहां पर +15 पर है, इसी को ही मैंने z एक्सिस बोल दिया है। तो z एक्सिस के ही हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, बाकी के तो 0 0 ही है। तो ये z एक्सिस है तो -15 और +15 पर चार्ज हो गया। अच्छा चार्ज की वैल्यू कितनी है, किसी भी एक चार्ज का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना होता है, 2.5 × 10⁻⁷। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, ओरिजिन है, तो -15 से 0 ये 15 सेंटीमीटर हुआ, 0 से 15 ये और 15 हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻²। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चार्ज तो हमें पता ही है कि 0 ही आता है, इसके ऊपर से जो भी डायपोल मोमेंट आ जाए उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये देख लिए, ये देख लीजिए। तो इसको चलिए कर ही देता हूँ, इसको हम बोल सकते हैं 25 / 10, और इसको मैं बोल सकता हूँ 30 × -7 - 2 × 10⁻⁹। 0 से 0 कैंसल, तो ये हो गया 75 × 10⁻⁹, या फिर 7.5 × 10⁻8। 7.5 × 10⁻8 ये रहा, 7.5 × 10⁻8। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, तो ये है चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और ये है डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, और हमें इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमें डायग्राम में दिख ही रहा है, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी आगे थियरी में बताया है कि अगर स्पेसिंग सेम रहता है और डायरेक्शन सेम रहता है तो ही वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर स्पेसिंग कम है और यहाँ पर स्पेसिंग ज्यादा है।
तो जहां पर स्पेसिंग कम है, जहां पर स्पेसिंग कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और जहां पर स्पेसिंग ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके अंदर हमने एक डायपोल रख दिया है। अभी हमें पूछा है कि डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो डायपोल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है इफ इट इज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसमें तो उसको फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, इट इज रॉन्ग। सेकंड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो भी हमने डिस्कस किया है थियरी में, देख लेते हैं कि किस तरफ इसको एक्सपीरियंस होगा फोर्स। तो ये है प्लस, प्लस को फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरफ लगेगा QE, और नेगेटिव को जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड QE माइनस। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये वाला या ये वाला? वो तो हमने पहले लिख दिया कि ये वाला ज्यादा है, तो उसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो डायपोल को फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा। इसमें लिखा है टुवर्ड्स राइट, विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन अगेन, तो सेकंड भी निकल गया। उसके बाद थर्ड में लिखा है इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यस उसको लेफ्ट में फोर्स लगेगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, डायपोल विल एक्सपीरियंस द फोर्स अपवर्ड्स, वो तो लगेगा ही नहीं, तो उसका मतलब है कि राइट आंसर हो गया सी, इसको लेफ्ट में फोर्स लगेगा। फोर्स इज नॉन जीरो, टॉर्क इसका हो सकता है जीरो। देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपको कि एक हमारे पास चार्ज है Q चार्ज, और इस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने डायपोल रख दिया है। Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हमने डायपोल रख दिया है, ऐसे ही होता है प्लस Q चार्ज का। तो इसके अंदर अगर मैं कहीं पर भी डायपोल रख दूं ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो जैसे इसके ऑप्शन है इसका आंसर है वही सेम इसमें भी रहता है, लेकिन ये फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसके जैसे ही हमें इसको ट्रीट करना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दो चार्जेस हमें दिए हैं, उनका सेपरेशन दिया है, हमें एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और हमें कहां पर फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन यानी कि बाइसेक्टर पर, और हमें एक्सिस पर फाइंड करना है। दोनों के लिए हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। तो पहले तो मैं एक डायपोल यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लीजिए कि है हमारा डायपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसके एक्सिस पर सेंटर से कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है +20 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर, ऐसा है, और यहां पर फाइंड करना है। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp डिवाइड बाय r³ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁹। P का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज कितना है, चार्ज है 20 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन कितना है 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय r³। r यानी कि ये डिस्टेंस सेंटर से 20 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब कि 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6, एक बार सेंटीमीटर का -2 -2 -2 -2 3 बार आएगा, पावर हो गया -6। बस इसको हमें सिर्फ सोल्व करना है। तो ये 20 से ये 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या कैंसिल हो जाएगा, ये है 5 और 2, इन दोनों का मैं कैंसिल कर देता हूं, 10 और इसके साथ कैंसिल कर दिया, 10 2 ज़ा 20, तो वो भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, अभी ऊपर ये बचा 9, उसके बाद ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे बचा है 2 और बचा है 20, और पावर हमारा बच गया है 10⁻⁹ -6 -3। अच्छा, -6 -3 इज -9 एंड +9 कैंसल, -6 ऊपर आ गया, ये हो गया +6। तो उसका मतलब कि अभी ये बन जाएगा 9/4, और इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो माइनस हो जाएगा इंटू 10⁵ 9/4 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, तो 2 पॉइंट समथिंग वाला अगर हमें आंसर दिया है, हाँ दिए, देखो 2 आंसर है। और पावर कितना होगा वो तो हमने पहले ही लिख दिया, 10⁵ ही होगा। अच्छा, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक ही है, इक्वल ऑप्शन ही है, तो हमें ये 2 ऑप्शन तो पहले ही निकाल देने।
अभी दो ही ऑप्शन बचे, 2.25 इंटू 10⁵। अच्छा, अभी आप खुद से सोचिए कि एक्सिस वाले पॉइंट पर अगर सेम डिस्टेंस पर मुझे फाइंड करना है तो क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं। अगर हमें रेशियो पता है, इसका डबल होता है 2kp/r³ और उसका उससे हाफ होता है kp/r³, तो इसका जो भी आया है उससे हाफ हमें बाइसेक्टर लाइन पर मिलने वाला है। अगर आपको करना हो तो आप फॉर्मूला रख के देख लीजिएगा, kp/r³ वही आएगा। तो उसका मतलब है कि यहां पर जो भी मिला है उससे हाफ बाइसेक्टर लाइन पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर मिलेगा। तो 2.25 का हाफ कितना होता है? 2.250 का हाफ कितना होता है? 1.125। तो देख लीजिए, ये रहा 1.125। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। इसमें उसका हाफ नहीं है, इसलिए ये गलत है। पहला फाइंड करते ही दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Determine the electric dipole moment of the three system of the three charges placed on the vertices of the equilateral triangle as shown in the figure। हमें फिगर दिया है और हमें बोला है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें तीन चार्जेस पड़े हैं और हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें इसका फाइंड करना है। तो पहले तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर है -2q चार्ज, यहाँ पर नीचे है, अच्छा यहाँ पर +q चार्ज आएगा। ये डायग्राम में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर है +q चार्ज और यहाँ पर भी है +q चार्ज। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी का डिस्टेंस सेम है। ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि L लिया है डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी L है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी L है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी L ही है। इस तरीके से तीन चार्जेस पड़े हुए। अच्छा, क्या ये -2q वाले चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं? ऐसे लिख दिया मैंने उसको, मान लीजिए कि यहाँ पर एक -q और -q चार्ज है। -q एंड -q इज -2q ओनली। तो इस तरीके से चार्ज को ड्रॉ कर दिया। तो क्या आपको इसमें दो डाइपोल दिख रहे हैं? दिखने तो चाहिए। ये माइनस से पॉजिटिव का एक डाइपोल मोमेंट और ये नेगेटिव से पॉजिटिव का एक डाइपोल मोमेंट, दो डाइपोल दिख रहे हैं। अच्छा, अगर ये दो डाइपोल इक्विलेटरल ट्राइंगल के दोनों साइड्स बना रहे तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये दोनों डाइपोल इस तरीके से पड़े हुए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट चाहिए, तब जाके मुझे टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो मिलेगा। दोनों के बीच का एंगल 60 है। ये डाइपोल मोमेंट जो है वो हो जाएगा Q इंटू L, चार्ज और सेपरेशन। ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू L, चार्ज इंटू सेपरेशन। दोनों का वैल्यू सेम है। दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा? नीचे की ओर आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो इसको भी मैं P बोल रहा हूं और इसको भी मैं P बोल रहा हूं। दोनों के बीच में एंगल 60 है तो रिजल्टेंट कितने टाइम्स आना चाहिए? √3 टाइम्स आना चाहिए। यह हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट होता है, इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है p यानी कि QL, उसी को ही हमने p बोल दिया है तो p², इसकी भी वैल्यू है p² + 2 इंटू p इंटू cos 60 अंडर रूट is equals to p² + p² + 2, p इंटू p is p² cos 60 होता है 1/2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसल, p² + p² + p² is equals to 3p² अंडर रूट is equals to √3 टाइम्स p। जैसा मैंने बोला, अगर 90 डिग्री पर है तो √2 टाइम्स हो जाता है, 180 पर है तो वैल्यू 0 हो जाती है। अगर दोनों की सेम हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया √3p, तो उसका मतलब कि ये हो गया √3ql। डायरेक्शन कौन सा है इसका? -j का डायरेक्शन है क्योंकि रिजल्टेंट उसका नीचे बनेगा। इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ये रहा √3ql j, लेकिन ये -j में रहेगा, -j में, -j √3ql। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। The electric field due to the electric dipole at distance r from its center in axial position is E। यानी कि हमारे पास एक इस तरीके का डाइपोल है और यहां पर एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर, किसी r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। If the dipole is rotated through the angle 90 above its perpendicular axis, तो अभी नया इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर कितना हो जाएगा? तो इस डाइपोल को अगर मैं 90 डिग्री पर रोटेट करवा दूं,
इस डाइपोल को अगर मैं 90 डिग्री पर रोटेट करवा दूं तो ये डाइपोल क्या ऐसे हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो अभी इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहले जो पॉइंट एक्सिस पर था, ये व्हाइट वाली जो लाइन है एक्सिस पर था, अभी वही पॉइंट इस डाइपोल के बाइसेक्टर पर आ चुका है। क्या आपको ये दिख रहा है, पहले ये एक्सिस पर था, अब ये डाइपोल ऐसे हो गया तो उसका बाइसेक्टर लाइन है वहां पर आ गया। तो पहले एक्सिस पर था तो फॉर्मूला होगा 2kp/r³, अभी बाइसेक्टर पर है तो वो बन जाएगा kp/r³। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, पहले यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2kp/r³। नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाइसेक्टर पर है उसकी वजह से ये बन जाएगा kp/r³। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो नया फील्ड है वो पुराने फील्ड का हाफ करने पर बनेगा, पुराने को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो नया बनेगा, तो यानी कि E/2 फील्ड हमें मिल रहा है नया, विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60। पैरेलल रखा हुआ है यानी कि पहले उसका थीटा जो है वो 0 है, उसके बाद आपने उसको रोटेट कर दिया है, और कितने के एंगल पर रोटेट कर दिया है, ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने उसको रोटेट करके रख दिया है 60 वाले एंगल पर। तो सबसे पहले तो हम इसका वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा -PE cos θ2 माइनस cos θ1, यानी कि W इज इक्वल्स टू -PE cos θ2 यानी कि cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये इक्वेशन का माइनस एज इट इज। cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1/2 में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, यानी कि W इज इक्वल्स टू -PE मल्टीप्लाई बाय -1/2, यानी कि W इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE डिवाइड बाय 2, या फिर हम बोल सकते हैं कि PE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स W। ये हमें दिया है। उसके बाद क्या पूछा है कि अगर मुझे इसे 180 पर रोटेट करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर पहले थीटा 0 है और मुझे θ2 जो है वो 180 डिग्री करना है, तो फिर से मैं अगर फॉर्मूला रख दूं तो W इज इक्वल्स टू -PE cos θ2 यानी कि cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या है, -1, तो उसका रख दिया माइनस, ये इक्वेशन का माइनस एज इट इज। cos θ1 cos 0 की वैल्यू है 1, -1 इज -2, तो उसका मतलब कि वर्क डन हो गया 2 टाइम्स PE, -2 का माइनस आगे और 2 PE हो गया। एक बार PE की वैल्यू क्या है 2W, तो उसका मतलब कि जो नया वर्क डन हमें मिल रहा है वो 2 इंटू PE की बजाय मैंने रख दिया 2W, तो ये जो वर्क डन है वो हो जाएगा 4 टाइम्स W के इक्वल। सिर्फ हमें इतना करना था कि पहली कंडीशन में से PE की वैल्यू फाइंड करो और दूसरी कंडीशन में वही PE की वैल्यू रख दो, क्योंकि हमें बेसिकली डाइपोल मोमेंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कितना है वो चीजें नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो इसमें से हमने PE की डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें हमने रख दिया, तो उसका मतलब कि वर्क डन जो है वो हो जाएगा 4W गिवन इन द थर्ड ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज हमें दिया है 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस पर इतना टॉर्क लग रहा है वो भी दिया है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आएगा PE sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, टॉर्क की वैल्यू 6√3, P यानी कि चार्ज है 6 × 10⁻³ और दोनों के बीच का सेपरेशन विच इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाई E इंटू हमें एंगल भी दिया हुआ है √3/2 sin 60 इज द एंगल, sin 60 की वैल्यू है √3/2। चलिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाना है और उसका आंसर लेना है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बाकी है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम आगे डिस्कस कर चुके हैं उसका हम इसके अंदर यूज करेंगे। चलिए, दो पार्टिकल्स है मास m, उनको अटैच किया है एक मासलेस रोड के थ्रू जो कि एक नॉन कंडक्टिंग है और उसकी लेंथ L है, यानी कि मेरे पास एक ऐसा रोड है,
यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर भी एक स्फीयर है, दोनों का मास कितना है m, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उनके ऊपर चार्ज दिया है, एक के ऊपर प्लस q और एक के ऊपर माइनस q। दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट, उसका कुछ एंगल दिया है जो कि बहुत ही छोटा एंगल है, ऐसा हमें दिया है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, सिर्फ इसके आगे इतना लिखा हुआ होना चाहिए कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो एज वी ऑल नो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई पीई, वेयर आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है उसका फॉर्मूला किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, देखिए आपको सभी का पता होना चाहिए, रोड है तो रोड के सेंटर में से अगर एक्सिस जा रहा है और उसको आप रोटेट कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/12 ml²। अगर एंड पर है और उसको रोटेट कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 ml²। क्या यहाँ पर मैं वो रोड का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि रोड तो मासलेस है, मासलेस चीज का कोई इनर्शिया नहीं होता है। तो हमें कैसे लेना है? तो ये है उसका एक्सिस। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको हम यूज करेंगे। इसी का इंटीग्रेशन करके रोड का 1/12 आता है, इसी का इंटीग्रेशन करके स्फीयर अगर होलो है तो 2/3, सॉलिड है तो 2/5, ये सभी चीजें इसी के ऊपर से आती है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मास है m, तो I इज इक्वल्स टू मास है m और रोटेशनल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है L/2, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा L² डिवाइड बाय 4। सेम इसके लिए करते हैं, इसका मास है m, इसका भी डिस्टेंस कितना है L/2, उसका मुझे स्क्वायर करना है, L/2 का स्क्वायर L² बाय 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ml² बाय 4, यानी कि ये बन जाएगा ml² डिवाइड बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल चुका है। चलिए उसके बाद अगर मैं टाइम पीरियड के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दूं, इसको यहां पर लिख लेता हूं मैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाय पीई। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ये है ml² डिवाइड बाय 2। P यानी कि डाइपोल मोमेंट। क्या आपको किसी भी ऑप्शन में सीधा P दिया है? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज कितना है? चार्ज हमें गिवन है Q, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज Q। डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में कितना है? टोटल डिस्टेंस इज L, तभी तो इसको L/2 लिया है, तो ये हो गया उसका डाइपोल मोमेंट। एंड मल्टीप्लाई बाय, ये लिख लिया मैंने P एंड मल्टीप्लाई बाय E। तो देखिए एक एक L से L तो कट हो गया, तो उसका मतलब कि टाइम पीरियड बना 2 पाई अंडर रूट ml डिवाइड बाय 2QE। 2 पाई अंडर रूट ml डिवाइड बाय 2QE। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है जिसमें आपको दिया है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म। आज हमने पूरे डाइपोल में जितने जितने अच्छे अच्छे इक्वेशंस है जिसका यूज होता है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपको उसका मेमोरी चार्ट भी मिल चुका है, पूरा टॉपिक डिस्कस हो चुका है और उसके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसमें से कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे, कुछ एनसीईआरटी का था और 1-2 जेईई के पीवाईक्यू भी थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे कि उस कंसेप्ट के ऊपर से नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके। तो इस वीडियो को ठीक से आप एक बार रिफर कर लेना। हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसी तरीके से हम आपको सारे टॉपिक विद एमसीक्यूज देते रहेंगे। तो जुड़ जाइए हमारी चैनल के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दोबारा फिर से एक बार यूट्यूब की चैनल फिजीफ्लाई पर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।